Hello everyone and welcome to the MCQ series for class 10. देखिए, हम सभी जानते हैं कि अब हमारा सिलेबस बदल चुका है, एग्जाम पैटर्न बदल चुके हैं और अब जो हमारे एग्जाम्स हैं ना वो MCQ बेस्ड होने वाले हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ MCQ सीरीज, जहाँ पे हम लोग हर वीडियो में चैप्टर वाइज MCQs डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपके टर्म वन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए बच्चों, जितने भी आपके सारे फ्रेंड्स हैं जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, जल्दी से उन्हें ये शेयर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एमसीक्यू का सबसे पहला सवाल ये रहा। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग व्हाट हैपन्स इन ऑल केमिकल रिएक्शंस। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन केमिकल रिएक्शंस के बारे में गलत है। तो चलिए सबसे पहले तो हम याद करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या थे। केमिकल रिएक्शंस क्या थे बच्चों? देखिए, हम सभी ने पढ़ा था कि जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिलके रिएक्ट करती है, जैसे A + B एक दूसरे से मिलके रिएक्ट करते हैं, तो वो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जैसे C और D। तो सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शंस के बारे में ये है कि वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? न्यू सब्सटेंस। और दूसरी बात क्या है? चलो वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है H2 + Cl2, जो कि हमें देता है HCl। ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीज़ों से मिलके एक नया सब्सटेंस बना है। अच्छा, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअली में उसके अंदर क्या होता है? देखिए, एक्चुअली में इनसाइड में होता ये है कि जैसे H और H का बॉन्ड है और Cl और Cl का बॉन्ड है, तो होता ये है कि इनके बॉन्ड्स जो हैं इनसाइड में ब्रेक होते हैं। H का H के साथ, H एटम का H एटम के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, Cl एटम का Cl एटम के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। फिर क्या होगा? ये जो एटम्स है ना, ये रीअरेंज हो जाएंगे। मतलब एक H एक Cl के साथ, दूसरा H दूसरे Cl के साथ ऐसे रीअरेंज हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होता ही है, लेकिन साथ साथ एटम्स रीअरेंज होते हैं। एटम्स रीअरेंज होते हैं और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसमें हम रीअरेंजमेंट देख पाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि ये जो एटम्स हैं वो पहले ब्रेक हो रहे हैं फिर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि बॉन्ड्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स के, बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक होते हैं, और एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो ये बात क्या है? ये बात ध्यान में रखने की है। तो चलिए वापस चलते हैं हम हमारे सवाल पे और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कहता है द वे इन विच एटम्स आर जॉइंड टुगेदर आर चेंज्ड। देखिए, हमने अभी देखा कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो पहले जैसे एटम्स थे उसमें रीअरेंजमेंट हुआ और नए तरह से एटम्स लग गए हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि एटम्स पहले जैसे लगे थे उनके लगने का तरीका यानी जॉइनिंग का तरीका बदल गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड। देखिए,
यहाँ H2 है, Cl है और यहाँ भी HCl है। पहले हाइड्रोजन का एटम था, रिएक्टेंट में क्लोरीन का एटम था और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के ही एटम हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के एटम हैं, क्लोरीन के एटम हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और कहीं अचानक से नाइट्रोजन का एटम आ गया हो। ऐसा तो नहीं होता। तो ये कहना कि एक केमिकल रिएक्शन में नए एटम्स बनते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। यानी कि हमारा बी ऑप्शन गलत है। अब बचे हुए 3 भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि जो हम रिएक्शन करते टाइम शुरू की चीज़ें यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है। ए और बी जो हमने शुरू में लिए थे उन्हें हम रिएक्टेंट्स ही तो कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्म होंगे। सच बात है, ऐसा ही होता है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि रिएक्टेंट्स को लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट साइड में। तो हाँ, ऐसा भी होता है। तो मतलब इस सवाल में हमारा आंसर क्या हुआ? बी, क्योंकि जो बी वाला स्टेटमेंट है वो गलत होगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा सवाल। क्या है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई दी। यानी कि सवाल कह रहा है कि हम केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं, किस लॉ के आधारित हम उन्हें बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्यों बैलेंसिंग की जाती है। देखिए, बैलेंस करना, बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है? बैलेंसिंग का मतलब है कि मान लीजिए एक सीसॉ है, तो यहाँ अगर आप बैठे हैं और यहाँ आपका दोस्त बैठा है और दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम वज़न के हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के एकदम आमने सामने होंगे, बैलेंस्ड होगा, सीसॉ स्ट्रेट होगा। ठीक है? तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम बैलेंसिंग कहते हैं। ऐसा ही हमें केमिकल इक्वेशंस में करना पड़ता है। मतलब केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग कैसे करें? देखिए, आपको पता है केमिकल इक्वेशंस एटम से मिलके बनी होती है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ क्लोरीन के 2, और प्रोडक्ट बनता है यहाँ HCl का। एक H है और यहाँ एक Cl है। तो इसे बैलेंस करने का मतलब है कि अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो। ठीक है? इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। लेकिन फिर सवाल आता है कि मैम बैलेंसिंग करनी क्यों है? तो देखिए, हमें बैलेंसिंग करनी होती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये लॉ क्या है मैम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इस दुनिया में जितना भी मास है उसे ना तो आप बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मास को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर एक केमिकल इक्वेशन है जैसे H2 + Cl2 = HCl, तो आपको पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए तो × 2। क्लोरीन का मास है 35, क्योंकि 2 हैं तो × 2। तो इनका अगर हम टोटल मास करेंगे तो 2 + 70 विच विल इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पे हमारा जो मास आ रहा है इस साइड केमिकल इक्वेशन के, वो 72 ग्राम्स है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन मतलब उसका 1 ग्राम और एक Cl यानी उसका 35 विच इज़ इक्वल्स टू 36 ग्राम्स। तो यहाँ तो अनबैलेंसिंग हो गई। इक्वेशन के जो मासेस हैं वो बैलेंस नहीं हैं। ये जो दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है वो तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, वो तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है ना। तो ये तो गड़बड़ बात है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कर देते हैं। अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मासेस हैं वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे भी 72 आ जाएगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस क्यों कर रहे थे। हम बैलेंस कर रहे थे ताकि दोनों तरफ केमिकल इक्वेशन के एक जैसा मास हो, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो। तो दूसरे सवाल का हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? दूसरे सवाल का हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब हम थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें इफ़ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अ गैस, एक जो प्रोडक्ट है वो गैस है, विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, देन द गैस इज। आपको पता होगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में गैसेस निकलती हैं, और हर एक गैस के डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है अच्छा ये वाली गैस पक्का ये है। जैसे अगर आप टेस्ट ट्यूब लें और टेस्ट ट्यूब में से रोस्टिन एग की स्मेल आने लगे तो हम कहते हैं वो शायद नाइट्रोजन के लिए कहते हैं। आई एम नॉट श्योर फॉर दिस, बट मैं श्योर हूँ इस बारे में कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही है और वो पॉप साउंड से निकलती है तो वो पक्का हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? H2 गैस है। H2 गैस हमेशा पॉप साउंड से निकलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर लिखा है CO2 गैस के बारे में, तो CO2 के गैस के बारे में कैसे पता करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में से CO2 गैस निकल रही है, कौन सी गैस? CO2 गैस निकल रही है, तो अगर उस गैस को आप लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर से, तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न आउट हो जाता है। ये हमारा CO2 गैस का टेस्ट है। तो अगर कल को सवाल आता है कि बताइए विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो आपका आंसर होगा CO2। विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, आपका आंसर होगा H2। ठीक है, फिर हमें दिया है O2 एंड Cl2, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। Cl2 के लिए अगर आप लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो लिटमस से रिएक्ट करेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि Cl प्रेजेंट है। बाकी O2 का टेस्ट अभी आप लोगों को नहीं है। तो हमारा सवाल था कि कौन सी गैस पॉप साउंड से निकलेगी, तो आपका जवाब होगा H2, क्योंकि H2 बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सवाल क्या है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें गैस बबल्स निकल रहे हैं तो उस गैस बबल को हम क्या कहेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन अ लिक्विड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड। इसका जवाब है एफरवेसेंस। आपने बहुत दफ़ा आपकी केमिस्ट्री लैब में आपके लैब असिस्टेंट या टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अभी देखना उसको आप रिएक्ट करवाएंगे ना इस चीज़ को इससे, तो एफरवेसेंस आएंगे। एफरवेसेंस मतलब गैस के बबल्स। तो गैस के बबल्स जब एक रिएक्शंस में आते हैं तो उसे हम कहते हैं एफरवेसेंस। क्या कहते हैं? एफरवेसेंस। तो दिस इज द आंसर फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बच्चों, तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चन किए, जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में है। अब इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है बैलेंसिंग इक्वेशन एंड उसके क्या कहना चाहिए, एप्लीकेशंस। तो बैलेंसिंग इक्वेशन से भी आपको MCQs आएंगे। तो अब हम बैलेंसिंग इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अब हम सवाल करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है, क्या है सवाल? Aluminium chloride and bubbles of hydrogen gas are produced when metallic aluminium is placed in hydrochloric acid. What is the balanced chemical reaction for this reaction? देखिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन यानी कि बैलेंसिंग पे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है,
और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें आपको फॉर्मूलाज लिख के क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा फॉर्मूलाज को। तो अगर बच्चों आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है या फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस पे, तो आप वो देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज बनाते और केमिकल को इक्वेशंस को बैलेंस करते बन जाएगा। तो चलिए अब सवाल पे वापस आते हैं। सवाल है केमिकल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और किससे बने हैं, सॉरी ये तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और किससे बने हैं, मेटालिक एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बच्चों मेटालिक एल्यूमिनियम बोला गया है मतलब वो Al की बात कर रहे हैं जो कि एक मेटल है, और दूसरा उन्होंने बोला गया है कि ये जो Al है एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से रिएक्ट करता है और क्या देता है, वो देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 विथ H2 गैस। किसके साथ, H2 गैस के साथ। तो हमारी वर्ड मतलब फॉर्मूला इक्वेशन तो ये हो गई। अब इसे हमें करना है बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस, यहाँ पे हमारे पास 3 एटम्स है, एल्यूमिनियम का एक, हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन का एक। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए। रिएक्टेंट साइड्स पे एल्यूमिनियम एक है, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है। प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम एक है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 3 है। तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। आप खुद देखिए यहाँ HCl लिखा है, यहाँ 3 है Cl और यहाँ 2 है। अगर हम इस HCl को 6 बना दें, 6 HCl, तो क्या होगा, इस Cl में हम 2 इंटू कर देंगे तो ये भी 6 बन जाएगा और इसमें अगर हम 3 इंटू कर देंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। तो अगर हम लिखें 6 HCl, 6 HCl है ना, और ये वाले को इस Cl3 को हमें 6 बनाना है तो इंटू 2 AlCl3 प्लस H2, इसको हमें 6 बनाना है तो 3 इंटू H2। एम आई राइट, एम आई राइट। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ वाला H2 6 बन गया, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ क्लोरीन 6, तो ये सब 6 बन गए हैं। ठीक है, अब सिर्फ एल्यूमिनियम बचा है। आप देखिए इस तरफ एल्यूमिनियम की संख्या हो चुकी है 2, क्या हो गई है 2, और इस तरफ है 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हियर इट विल बी 2। तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl इज इक्वल्स टू 2 AlCl3 प्लस 3 H2। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। पहला तो ऑप्शन पूरा पूरा गलत है क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं और सारे फॉर्मूलेज गलत लिखे हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, 2Al प्लस 6 HCl प्लस 2, नहीं दैट गिव्स 2 AlCl3 प्लस 3 H2, दैट इज़ राइट फॉर श्योर। तो आपके इस वाले सवाल का सीधा सीधा जवाब आपको बी मिल गया। अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से बनते हो, बैलेंस करते अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो इन सवालों में आप मार्क्स नहीं खोएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं, आसान सवाल है। चलिए अगेन एक हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना है। 1 मिनट का समय है आपके पास, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, प्लस KOH जो कि आपको देता है, क्या दे रहा है, AlOH होल थ्राइस, ओके, AlOH
होल थ्राइस, वहाँ एरो नहीं लिखा था सवाल में, बट मैं आपको बता रही हूँ ऐसा है, AlOH होल थ्राइस प्लस K2SO4, K2SO4। चलिए देखिए, सिंपल तरीका है, सारे एटम्स को लिख लीजिए जो भी हैं। एल्यूमिनियम है, SO4 को साथ में मत लिखो, SO4 को साथ में मत लिखो, ऐसे लिखो, S को अलग लिखो और O को अलग लिखो, तो आपकी काउंटिंग बहुत सही होगी और बैलेंसिंग में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। S अलग, O अलग, ठीक है। फिर K, फिर H को भी अलग लिख दो, ठीक है। ओके, डन। चलिए, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, S यहाँ 3 है, क्योंकि यहाँ SO4 पे होल थ्राइस लगा है, मतलब S 3 है। O कितने हैं? 4 and 3, 4 3 ज़ा, O इज़ 12 प्लस 1। क्यों 1 प्लस? क्योंकि यहाँ पे भी एक O है, ठीक है। एक K है और एक H है। दूसरी तरफ जब हम जाएंगे बच्चों, तो एल्यूमिनियम 1 है, तो इसे 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर S 1 है, O कितने हैं? ये 4 और ये 3, 4 प्लस 3 यानी कि 7 है उस तरफ। K कितना है? 2 है, और H कितना है? 3 है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि जो 1 वाले पेयर हैं, जैसे 2 1 1 2 1 3 वाले जो हैं, उनमें से किसी को एक को बैलेंस कीजिए। तो हम तो कहते हैं पहले इसको ही बैलेंस कर लो, एल्यूमिनियम को 2 बनाओ। अब क्या चेंजेस हुए? एल्यूमिनियम बैलेंस 2 2, ठीक है। अब ये 2 हो गया है, तो ये 3 इंटू 2, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गए हैं, 6 ऑक्सीजन प्लस 4, कितना हो गया? 6 प्लस 4 12 हो गया, है ना। एक की कमी है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज़ 3 इंटू 2 6, ये 6 बन गए हैं, ठीक है। के तो 2 थे, तो यहाँ हम 6 लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 6 हो गया है, तो ये भी 6 होना चाहिए। हाइड्रोजन बैलेंस्ड 6 6, ठीक है। अब के कितना है? के यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 हो चुका है के, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी बैलेंस्ड। अब 3SO4 हो गए हैं, यहाँ पे भी 3 हो गए हैं, ठीक है। O कितना हो गया? 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और यहाँ O कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6, 12 और 6 18 हो गए हैं। S बैलेंस हो गया है, A बैलेंस हो गया है, और O देखते हैं। 6 और 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 6 इज़ 18, इस तरफ 18 हो गए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे 18 हो गए हैं, और दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ये 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा इज़ 12, 12 प्लस 6 इज़ 18, तो दोनों तरफ ये हो गया है 18, मतलब आपकी इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। क्या हो गई है? बैलेंस। तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस। 1 क्या है? 1 6 2 एंड 3, 1 6 2 एंड 3, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है इन क्वेश्चन नंबर 6। द डी ऑप्शन इज करेक्ट। गाइज, आई वुड एम्फेसाइज कि आप ये सवाल और प्रैक्टिस करें, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और अच्छे खासे क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। अब ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल है, भले ही मैंने इसमें यहाँ गलती से आंसर लिख दिया है, बट प्लीज़ गाइज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपकी बैलेंसिंग का आंसर क्या आ रहा है। इट्स अ सिंपल वन, और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एरो है और आपको बताना है कि बैलेंसिंग का आंसर क्या आ रहा है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत सिंपल हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है
कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में डबल एरो है, डबल एरो मतलब कैसा, देखिए डबल एरो का मतलब है जैसे हमने लिख दिया A प्लस B, ऐसा एरो C प्लस D, है ना। तो ये डबल एरो है, ये इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है। तो इस एरो का क्या मतलब होता है, इस एरो का बच्चों मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ये जो ए बी सी डी बन रहे हैं, जो ये ए बी हैं, ये सी डी बन रहे हैं, ये वापस सी डी से ए बी भी बन सकता है। तो ए बी सी डी बना सकते हैं और सी डी भी ए भी बना सकते हैं। दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब भी कभी किसी इक्वेशन में आपको डबल एरो दिखता है तो उसका मतलब होता है कि दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस सवाल का जवाब होगा डी वाला। अब आज का आखिरी सवाल है कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो क्या बताती है, क्या वो केमिकल रिएक्शन को ही डिस्क्राइब कर रही होती है। तो ये बात तो सच है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी उसका रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन होता है। चलिए मैं आपको मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना फॉर्मूला वाइज या वर्ड्स वाइज, उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। शो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, नहीं, केमिकल इक्वेशन हमें केमिकल फॉर्मूलाज लिखना थोड़ी सिखा रही हैं, फॉर्मूलाज लिख के थोड़ी दिखा रही हैं, ये उनका पर्पस नहीं है। गिव डायरेक्शन टू नेमिंग करना भी उनका कोई पर्पस नहीं है, नेमिंग करना भी नहीं सिखा रही। बायोलॉजिकल चेंजेस डिस्क्राइब कर रही है, नहीं, हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो सिंपली केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने का तरीका है। तो इस सवाल के लिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो, आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करें आपके टर्म 1 एग्जाम में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर ऑफ योर फ्रेंड्स so they can do much better than their exams. With this everyone, thank you so much for watching and do not forget to subscribe to my channel. Thank you people.